जॉन सीना तो लड़ ही नहीं सकते, कोडी रोड्स ने फिर आज दिखा दिया। लेकिन हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ। लेकिन ये था जॉन सीना ने जो बात कही आज, अगर आपने वो मिस कर दिया फिर सारा मजा खराब हो जाएगा। रेसलमेनिया से पहले एक आखिरी बार कोडी रोड्स और जॉन सीना फेस टू फेस आने वाले थे। स्मैकडाउन के मेन इवेंट की शुरुआत करते हुए कोडी रोड्स रिंग में आ जाते हैं। रिंग में आने के बाद जैसे ही वो माइक पर कुछ बोलने के लिए जाते हैं कि जॉन सीना का म्यूजिक हिट होता है। जॉन सीना के आने के बाद वो आराम से चलते हुए रिंग साइड पहुंचने के बाद रिंग मैट पर अपनी द लास्ट टाइम इस नाउ के टॉवल को रखने के बाद वो रिंग में एंटर करते हैं। यहाँ कोडी वापस से कुछ कहने के लिए जाते हैं। शट योर माउथ किड, चुप हो जा बच्चे, ये कहते हुए जॉन सीना कोडी रोड्स को शांत कर देते हैं। इसके बाद आगे वो कहते हैं ये मेरा 20th रेसलमेनिया और 12th टाइटल मैच है। रेसलमेनिया में इन बकवास लोगों के शोर गुल में घुलने की जगह मेरी बात सुनो कोडी की, मैं क्या कह रहा हूँ। ये आखिरी बार होगा जब मैं एक रेसलमेनिया रिंग में कम्पीट करूंगा। किसी में भी मेरे जैसा अपना करियर को खत्म करने का हिम्मत नहीं है। मुझे पता है कि ये काम कितना मुश्किल है, शायद मैं ये करते हुए मर भी सकता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वो मैंने पहले कभी नहीं किया। रेसलिंग से रिटायरमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। रेसलर्स डरते हैं कि अगर वो रिटायर हो गए फिर उनका क्या होगा। लोग उनके बारे में बात नहीं करेंगे, वो तो अकेले रह जाएंगे। इसलिए वो सेल से क्रॉलिंग रेंगते हुए वापस आ जाते हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं होऊंगा। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। मुझे इनमें से किसी एक की भी जरूरत नहीं। मैं यहाँ सिर्फ इस चैंपियनशिप के लिए हूँ जिसे कोडी मैं तुझसे रेसलमेनिया में छीन लूंगा। ऐसा मत कहना कोडी कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। जब तूने ये चैंपियनशिप जीती तो हर कोई तुम्हें अपने शोल्डर पर उठा रहा था, वॉचेस दे रहा था और कह रहा था गुड जॉब चैंप। लेकिन याद है ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था एवरी डे यू होल्ड दैट इट्स गेट हैवियर। हर दिन तुम इसे पकड़ते हो, ये भारी होता जाता है। एंड रेसलमेनिया में उस दिन ये इतना भारी हो जाएगा कि तुम हार जाओगे। तुम हार जाओगे क्योंकि तुम इन बकवास लोगों की परवाह करते हो। आज पता है, खास मैं तुमसे ये बात कहने आया हूँ। एलिमिनेशन चेंबर के बाद मुझे पता था रेसलमेनिया में तुम्हें हरा पाना इम्पॉसिबल होगा। लेकिन जैसे ही तुमने रॉक के ऑफर को रिजेक्ट किया, मेरे मन में लड्डू फूटने शुरू हो गए। फिर रॉक को ज्वाइन करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि अब मैं वो कर सकता हूँ जो शायद मैं पहले नहीं कर सकता था। कोडी, जब तक तू इन लोगों के बारे में सोचता रहेगा ये तुझे और कुछ सोचने ही नहीं देंगे जो तू अपनी लाइफ में हासिल करना चाहता है। तू इसे समझने के लिए अभी बहुत वीक है। तो रेसलमेनिया में मुझे हराने के लिए कोडी तुम वही करोगे जो इन लोगों को सही लगता है, या चैंपियनशिप रिटेन करोगे। कोडी तू स्ट्रॉन्ग है, टफ है, ड्रिवन है, लेकिन तू डरा हुआ है, इंश्योर है और बड़ा भोला भी है। तुम ये सूट पहनते हो, तुम्हारे पास टैटू है क्योंकि तुम कुछ बनना चाहते हो। रेसलमेनिया में मैं तुम्हें कुछ बनाने वाला हूँ, एक ऐसा आदमी जिसे फाइनली ये रियलाइज होगा कि विनर बनने के लिए तुम्हें अपने लाइफ में सभी लूजर्स से बॉन्ड ब्रेक करने होंगे, या कोई ऐसा आदमी जिसके पास विनर बनने का रियल चांस था और उसने इसे गवा दिया। और उसी वक्त तुम्हें ये एहसास होगा कि यू आर नॉट द कैप्टन, यू आर नॉट द क्वार्टर बैक, तू अभी भी एक बच्चा है। जॉन सीना के इतना कुछ कहने के बाद अब कोडी रोड्स कहते हैं जॉन जिसने तुम्हें अभी माइक्रोफोन दिया, क्या तुम उसका नाम जानते हो? मैं ये कह सकता हूँ कि तुम ये नहीं जानते होगे। बैक स्टेज तुम किसी को भी नहीं जानते हो। ये एक अलग WWE है जॉन। जब ये तुम्हारा WWE था तो मैं तुम्हारी पूजा करता था, वे तुम्हारी पूजा करते थे। एलिमिनेशन चेंबर के बाद से वो गोट हमें नहीं दिखा। तो मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ कहूँ। यू आर ओवररेटेड। तेरा लेग चिकन लेग जैसा नहीं, क्राउ लेग जैसा हो गया। स्टिंग से भी ज्यादा सफेद तू हो गया है, जिसके लिए तुम अभी काम करते हो। ऑस्कर स्टेज पर उसके सामने नंगा हो गए। एंड बाय द गॉड जॉन सीना, इट इज 2025 एंड अभी भी तू रसल नहीं कर सकता। सीना कहते हैं इडियट, टू बीट यू आई डोंट हैव टू रसल। मुझे तेरे को हराने के लिए रसल करने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए जॉन सीना कोडी के सर पे मारते, इसके बाद एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए जाते हैं। लेकिन कोडी रोड्स इसे अपने फिनिशर में कन्वर्ट कर देते हैं और क्रॉस रोड्स के साथ जॉन सीना का काम यहाँ तमाम हो जाता है। अगर यही हाल रहा तो ये कंफर्म है कि जॉन सीना रेसलमेनिया में कोडी रोड्स का एक बाल भी बाका तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन जॉन सीना ने क्या कहा कि उन्हें कोडी रोड्स को हराने के लिए रेसल करने की जरूरत नहीं। इसका क्या मतलब है कि द फाइनल बॉस रॉक की कृपा बरसने वाली है जॉन सीना के ऊपर रेसलमेनिया में। रेसलमेनिया के लिए ट्रेविस स्कॉट को कंफर्म कर दिया गया है। अब अगर ट्रेविस स्कॉट आ रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि रॉक नहीं आएंगे? रेसलमेनिया से रिलेटेड गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है तो अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में वीडियो को देखते देखते डाल दीजिए। मैं जल्दी से आप सभी के क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। अब इधर हमको सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं। फ्राइडे नाइट रॉलिंस में क्राउड का वेलकम करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद गॉगल्स निकालकर फेंकने के बाद वो सीएम पंक की तरह रिंग के बीचों बीच बैठ जाते हैं। थोड़ा और कंफर्ट के लिए वो माइक से स्मैकडाउन के लोगों को निकालकर फेंकते हुए कहते हैं कि तुम लोग सीएम पंक के नेम के चैंट करते हो, तो यही वजह है जिस
वजह से वो कंपनी में वापस आया? नहीं रे, एक मोटा चेक उसके नाम का फाड़ा गया। वो तुम्हारी परवाह नहीं करता, उस धोखेबाज फ्रॉड डरपोक को WWE से भी कोई मतलब नहीं है। और वो जो तुम्हारा OTC है वो तो दिखावा भी नहीं करता कि वो तुम्हारी परवाह करता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। रोमन रेंस और सीएम पंक की ये जो कहानी है मेरे साथ 12 साल पहले शुरू हो चुकी थी और ये स्टार्ट हुई थी पॉल हेमन से। ये सच्चाई है, पॉल हेमन मुझे रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस को लेके WWE में आया था ताकि वो सील्ड बना सके सीएम पंक के लिए। जो मैंने अपना खून पसीना बहाया उसके बारे में कोई बात नहीं करता, सब सिर्फ बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस नया जॉन सीना बनेगा, उस पर स्पॉटलाइट डालो, लेकिन मैंने हर चीज के लिए स्ट्रगल किया। वो भगौड़ा सीएम पंक भाग गया, कैंसर की वजह से रोमन रेंस घर चला गया, लेकिन मेरी नी इंजर्ड होने के बाद ही मैं यहाँ पे था। इसके बाद क्राउड यहाँ थैंक यू सैथ के चैंट करने लगते हैं। अब 12 साल पहले स्टार्ट हुई कहानी को खत्म करने का टाइम है रेसलमेनिया में। मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। ये कोई प्रिडिक्शन नहीं, ये स्पॉइलर है। पॉल हेमन का डायलॉग मारकर सेथ रॉलिंस यहाँ से निकल लेते हैं। अब रैंडी ऑर्टन के रिंग में आने का टाइम था। अपने रेसलमेनिया ओपोनेंट की तलाश में रैंडी ऑर्टन के रिंग में आने के बाद वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि मेरा रेसलमेनिया ओपोनेंट कौन होने वाला, लेकिन मैं रेसलमेनिया में अपने बूट में अपने रिंग गियर में खड़ा रहूंगा और वेट करूंगा अपने ओपोनेंट का, क्योंकि इधर मेरा आरक्यू भी वेट कर रहा होगा उसे खत्म करने के लिए। मतलब मिस्टीरियस ओपोनेंट होने वाला है रैंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया में। जरा बात करते हैं स्मैकडाउन स्टार्ट होने से पहले क्या हुआ था। सोलो सिक्वा यहाँ एसयूवी से अपने निकलते हैं, टामा टोंगा कार से कुछ लेने के लिए जाते हैं, तभी एले नाइट टामा टोंगा पे अटैक कर देते हैं और भाग जाते हैं सोलो सिक्वा के आने से पहले। इसलिए शो पे हमें मैच देखने को मिलता है एले नाइट वर्सेस सोलो सिक्वा के बीच। लेकिन मैच के बीच यहाँ पे जेका फाटू अटैक कर देते हैं एले नाइट के ऊपर। ब्रॉन स्ट्रोमन उन्हें सेव करने के लिए आते हैं और फिर एले नाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन इन दोनों को बाहर निकाल देते हैं रिंग से। तभी निक ऑल्डिस यहाँ आते हुए इस चीज को एक टैग टीम मैच में कन्वर्ट कर देते हैं। मैच में हमें क्या देखने को मिलता है, एले नाइट सोलो सिक्वा के ऊपर BFT के साथ अपनी टीम को विक्ट्री दिलाते हैं। अब हम बात करते हैं आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल की। सारे सुपरस्टार्स यहाँ पे आ जाते हैं और ये बैटल रॉयल स्टार्ट हो जाता है। आज सांतोस एस्कोबार के दिखावे की दोस्ती काम नहीं आए। रे फिनिक्स आज पूरे लिगार्डो डेल फंतास्मा को रिंग से एलिमिनेट कर देते हैं। वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे होते हैं, लेकिन एल ग्रैंडे अमेरिकानो बीच में आते हुए रे फिनिक्स को एलिमिनेट कर देते हैं, जो कि इस बैटल रॉयल में भी नहीं थे। अब इसकी वजह ये थी कि चैड गेबल इस बैटल रॉयल में होते हैं और सारे लुचाडोर यहाँ पे चैड गेबल को बहुत मारते हैं और रे फिनिक्स उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद एल ग्रैंडे अमेरिकानो का तो आना बनता था। इस बैटल रॉयल के एंड में कार्मेलो हेज और एंड्राडे ये दो कंटेंडर बचते हैं, जहां मेलो अपने कमाल के परफॉर्मेंस की वजह से वो इस एंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल को जीत जाते हैं। मैच के बाद मिस बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि आई टोल्ड यू मेलो, मैंने तुमसे कहा था कि मेलो डोंट मिस। तो अब बैक स्टेज रे फिनिक्स एल ग्रैंडे अमेरिकानो की शिकायतें लेके अमेरिकन मेड के पास पहुंचते हैं। ऐसे में यहाँ पे रे मिस्टीरियो चैलेंज करते हैं एक 6 मैन टैग टीम मैच के लिए। मैच के स्टार्टिंग में क्या देखने को मिलता है कि अमेरिकन मेड के अटैक से यहाँ पे रे मिस्टीरियो इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी रे फिनिक्स और ड्रैगन ली काफी थे अमेरिकन मेड के लिए। मैच का रिजल्ट ये निकलता है कि रे मिस्टीरियो की टीम इस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद डॉक्टर्स रे मिस्टीरियो को बैक स्टेज लेके जाते हैं। मैं रेसलमेनिया से 3 टाइम्स वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बन के बाहर निकलने वाली हूँ। रिया रिप्ली के इतना कहते ही करंट चैंपियन इयो स्काई का म्यूजिक हिट होता है। इयो स्काई के रिंग में आने के बाद बियांका ब्लेयर इन्हें इंटरप्ट करती है, लेकिन बियांका ब्लेयर के आने के बाद नियोमी क्यों आ जाती है। वो यहाँ आके कहने लगती है कि तू स्मैकडाउन पर आई और तूने मुझसे बात तक नहीं की। नियोमी के आने के बाद ऑब्वियसली जेड कारगिल भी यहाँ आती है और आती है हमेशा की तरह नियोमी को मारने के लिए। यहाँ एक छोटा सा ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है, सब लड़ने लगते हैं अपनी मून सॉल्ट के साथ। इयो स्काई इस ब्रॉल को शांत कर देती है। स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स का मैच हो रहा होता है, लेकिन मैच के बीच में DIY अटैक करते हुए इन दोनों के ऊपर यहाँ से टैग टीम चैंपियनशिप लेके निकल जाते हैं। ऐसे में बैक स्टेज निक ऑल्डिस चैंपियनशिप वापस से DIY से लेते हुए TLC मैच नेक्स्ट वीक के लिए कंफर्म कर देते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस MCMG वर्सेस DIY के बीच। जेलिना वेगा वर्सेस चेल्सी ग्रीन का मैच हमें देखने को मिलता है। आज दूसरी बार जेलिना वेगा चेल्सी ग्रीन को हरा देती है, लेकिन अफसोस ये एक टाइटल मैच नहीं था। तो आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। एक बार फिर से गाइस मैं आप लोगों से कहता हूँ रेसलमेनिया से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।